नमस्कार, मैं अभी विश्व पुस्तक मेला में बैठा हूँ। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं अभी बातचीत करने वाला हूँ मुदित श्रीवास्तव से। मुदित बहुत अच्छे कवि हैं, मेरे मित्र भी हैं बहुत पुराने और उनका एक पहला ही काव्य संग्रह जिसका नाम है तभी हमने अपना पेड़पन खो दिया, ये हिंदुम प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और हम अभी हिंदुम के स्टॉल में ही बैठे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। मुदित भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं पेड़ों के बारे में, है ना? ठीक है। हम लोग आपको बहुत समय से देखते आए हैं। हाँ। करीब हमारी पहचान को 7 से 8 साल हो गए हाँ। और मैंने आपको पेड़ों के बहुत नजदीक देखा है। हाँ। हाँ। और शायद इसलिए आपने ये टाइटल भी रखा है अपनी किताब का। लेकिन पेड़पन खो देना क्या होता है? मतलब मैं जानना चाहूंगा कि पेड़ तो हमने बहुत सारे देखे हैं आपके आसपास कि आप पेड़ों के आसपास रहे हैं। पेड़ आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी बोलता कागज है ना? लेकिन पेड़पन खो देना क्या होता है और ये क्यों टाइटल रखा आपने, पेड़पन खो दिया? जब हम पेड़पन की बात करते हैं तो मेरे लिए ये जो शब्द है वो इस तरह खुलता है कि हम सबके भीतर एक पेड़ ओवरऑल, अगर मैं कहूँ कि आपको अगर नेचर से किसी को मतलब नेचर का रिप्रेजेंटेशन करना है तो पेड़ एक उसका बतौर रिप्रेजेंटेटिव हम देख सकते हैं। यूं इसमें जो पेड़पन है वो दरअसल आपके भीतर का जो नेचर है, जो आपके भीतर की प्रकृति है, वो दर्शाने के लिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि जैसे बचपन है, मतलब कि बच्चे होने का लक्षण बचपन, तो ये जो पेड़पन है वो दरअसल आपके पेड़ होने का लक्षण है, यानी कि प्रकृति के साथ होने का लक्षण है। लेकिन अब जो समय है उसमें हम दिन दूनी और रात चौगनी स्पीड से नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं, तो हम पेड़पन से दूर होते चले जा रहे हैं। तो हमारे भीतर जो नेचर है और बाहर जो नेचर है उसके बीच में एक लंबी दूरी बनती चली जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम जितना बिजी हो रहे हैं, जितना भाग रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपना पेड़पन भी खोते चले जा रहे हैं। तो उस लिहाज से चूंकि इस पूरे संग्रह की कविताएं प्रकृति के इर्द गिर्द और संवेदनाओं के इर्द गिर्द चिंता से अभिव्यक्त होकर के निकली हैं, तो मुझे लगा कि इसका टाइटल फिर यूं ही होना चाहिए। ये एक कविता है पेड़पन, उसकी सबसे अंतिम लाइन है। उसके पहले, इस लाइन के पहले एक जो लाइन है वो मैं आपको इससे कनेक्ट करके बताता हूँ कि वो लाइन ऐसी है: जब हमने अथाह भागने की जिद पकड़ी थी तभी हमने अपना पेड़पन खो दिया था। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल भी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इसकी टाइटल की। अच्छा, एक बार मुझे याद आ रहा है कि बक्सवाहा फॉरेस्ट जब कट रहे थे और बहुत सारे लोग उसके लिए आवाज उठा रहे थे, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे। एक कविता हमने हिंदी नामा पर लगाई थी आपकी, बहुत छोटी सी, कि उन्हें हीरे चाहिए जिन्होंने नहीं देखी पत्तों पर ठहरी हुई एक ओस की बूंद। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी आपसे बात होती है, जब भी चीजें देखता हूँ, कविताएं पढ़ता हूँ, अधिकतर कविताएं जो भी आपकी पढ़ता हूँ, तो सब में प्रकृति है ही। न केवल पेड़ है बल्कि प्रकृति की हर एक वो चीज आ जाती है आपकी कविताओं में जो हो सकती है प्रकृति में उपलब्ध। अब जैसे परसों जो आपका एक वीडियो आया, मैं देख रहा था ललन टॉप पे, कि उसमें आपने दीमकों के बारे में बात की है। तो मतलब दीमकों के बारे में भी अगर कोई इस तरह से सोच सकता है कि वो मतलब निशान है पृथ्वी पर आपका, जो गुजरने के निशान है, कितनी सुंदर आपने भी मतलब लगाया है। अच्छा, एक चीज और है, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ या देखता हूँ, किताब से इतर भी हम लोग अगर बातचीत करें, क्योंकि किताब बहुत बाद में बनती है और आप बहुत पहले से अपने आप को बनाते हैं, है ना? हाँ, सीधी बात। तो किताब तो आपका एक छोटा सा प्रतिबिंब है, मतलब इसमें वो चीज कभी समा नहीं सकती जो आप असलियत में होते हैं। मैं आपको हमेशा ठहराव के साथ देखता हूँ, मतलब एक ठहरावपन रहता है। मैं मेरे अंदर नहीं है वो ठहरावपन, ठीक है, और मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वो ठहराव लाया जा सकता है। आप जय जगत यात्रा पर गए थे एक बार और वहां से भी बहुत सारी कविताएं आई होंगी आपके इसमें, है ना? तो आपने मुझे बताया कि, क्योंकि मैं उस समय आपसे कविताएं रिकॉर्ड करवाई थी, कुछ एक कविताएं मैंने हिंदी नामा के लिए रिकॉर्ड करवाई थी, और आपने मुझे बताया कि आप एक दिन परेशान थे, थोड़े से परेशान थे। उसकी मात्रा बहुत थोड़ी थी। तो मैंने पूछा कि क्या कारण है मुदित भाई? तो आपने बताया कि आपका लैपटॉप और आपकी हार्ड डिस्क सब आज जलकर खाक हो गए।
और मैं चकरा गया कि ये आदमी अभी भी इतना शांत कैसे बना हुआ है। हाँ, तो वो शांति जो है उसको किताब में आपने मतलब कैसे, मतलब वो पहली बात तो आपके अंदर आई कहाँ से है, क्योंकि मतलब मेरे जैसा व्यक्ति उसको ढूंढने की कोशिश करता है कि ये आदमी इतना कूल कैसे बन रहा है, और फिर क्या उस शांति के बीच में जो जो शांति है, क्या उसको आप किताब में रख पा रहे हैं अपनी आप को, मतलब जो जिस जिस शांत प्रवृत्ति के हैं आप, प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहा मैं, उसको मैं शब्द भी नहीं दे पा रहा हूँ इनफैक्ट अभी। तो वो जो आपके अंदर वो जो धैर्य धैर्य है, क्या उसको आपने कविताओं में उतारा है अपनी और वो रख पाए हैं, और उनको जो लोग बिल्कुल नए होंगे जिनको नहीं पता है मुदित श्रीवास्तव के बारे में, क्या वो देख पाएंगे कि मुदित श्रीवास्तव कितना धैर्यपूर्ण व्यक्ति है इस कविता में, संग्रह में? तो जैसे बहुत ही लंबा आप सवाल हो गया sorry। कोई बात नहीं, जैसे ही आप धीरज की बात करेंगे ना, हाँ। तो अगेन फिर पेड़ की तरफ लौटेंगे कि वो कितना धीमा प्रोसेस करते हुए अपने पूरे जीवन काल में अपने आप को विकसित करता है, और खुद के लिए वो कितना कम काम करके दूसरों के लिए ज्यादातर वो उसका जीवन पूरी उम्र वो दूसरों के लिए ही काम करने में बिता देता है। एक पेड़ की अगर कल्पना करें आप, तो इसमें धीरज बहुत जरूरी हिस्सा है। जो हम पेड़पन की बात कर रहे हैं वो इसी धीरज को खोने की बात कर रहे हैं। पेड़पन खोने की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा जो मूड है स्लो आइडियोलॉजी का, ये आपको लगभग सभी कविताओं में, पहली बात। दूसरा, जो वो पाठक जो मुझे नहीं जानता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानता है, तो उसको भी ये कविताएं पढ़ करके समझ में आएगा कि ये बहुत भागती हुई कविताएं नहीं, इन कविताओं में शोर नहीं है, इन कविताओं में बहुत ज्यादा गति नहीं है, कि बहुत सारी बातें जल्दबाजी में कहने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। बहुत धीमे से आप तक कोई एक बात पहुंचती है, मुझे ऐसा लगता है। फिर दोबारा तिबारा अगर मैं देखूं कि धीरज, तो इस संग्रह को तैयार करने में बहुत समय लग गया। तो एक धीरज वो भी है क्योंकि इस संग्रह में हो सकता है एक 10 साल पुरानी कविता भी आपको मिलेगी, और हो सकता है कि किताब आने के कुछ महीने पहले लिखी गई कविता भी मिलेगी। तो वो एक पूरा लंबा सफर है जो कि धीमी गति से तय हुआ है। तो वहां पर भी एक धैर्य है। अब रही बात की आता कहाँ से है, तो मुझे पूरी यात्रा के दौरान, जिस यात्रा का आप जिक्र कर रहे थे, पैदल यात्रा के दौरान, ये सारी चीजें मेरे अंदर विकसित हुई। अगेन, पैदल चलना एक धीमे चलने की प्रोसेस है, कहीं से कहीं पहुंचने की प्रोसेस नहीं है, बस चलते रहने की प्रोसेस है। इसलिए ये यात्रा भी पैदल यात्रा के रूप में हुई। चाहते तो बस यात्रा भी हो सकती, साइकिल यात्रा भी हो सकती थी, लेकिन पैदल इसलिए हुई ताकि हम धैर्य को समझें। जब हम धीरे होते हैं तो हम चीजें ज्यादा देखते हैं, ज्यादा महसूस कर सकते हैं, और ये सारी जो पूरी प्रोसेस है वो इसीलिए जरूरी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जीवन जी सके। एक दिन में भी आप बहुत बड़ा जीवन जी सकते हैं अगर आप पैदल घूम रहे हैं। तो फिर से धीरज की वहां पर बात आती है। जितना ज्यादा धीरज रहेगा आसपास भी और भीतर भी, उतने ज्यादा आप शांत महसूस करेंगे खुद। यहाँ से शांति आती है, और फिर जब आपके भीतर शांति आने लगती है तब आपको पता चलता है कि जो दूसरे बाहर की जो दुनिया है वो उसमें भागा दौड़ी करके कुछ हासिल नहीं है। तो जैसे ही आप इस चीज को मानने लग जाते हैं कि कोई भी बाहर, आपके भीतर की कोई भी चीज, वो कोई वस्तु, कोई चीज उतनी मायने नहीं रखती जितने आप खुद मायने रखते हैं, या आपसे जुड़े हुए लोग मायने रखते हैं, या आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वो लोग मायने रखते हैं। तो फिर वो जो बाहर की जो चीज है वो बहुत छोटी हो जाती है। उसे दोबारा अर्जित किया जा सकता है, उसके कई तरीके हो सकते हैं उसके अर्जित करने के, लेकिन आपके भीतर जो भी चीज छूट रही है उसको वापस अर्जित कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो यूं जब मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि लैपटॉप और बहुत सारी अन्य सामग्री जो है हमारी, वो 5 मिनट में हमने अपनी आंखों के सामने उसको उस एक्सीडेंट में जलते हुए देखा, तो मुझे समझ में आया कि ये कितनी नश्वर चीज है।
और लेकिन इसमें ये भी है कि अब मेरा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस चीज में आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस बारे में आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। तो यूं चिंता मुक्त हो जाती है। और फिर ये भी एक कि हम इसको फिर से अर्जित कर लें, क्योंकि हमने अपने भीतर वो चीज समझ ली है कि हम कर सकते हैं। तो फिर उसमें और जो चिंता है वो एकदम आधी हो जाती है, बहुत कई मामलों में शून्य भी हो जाती है। तो यूं चिंता नहीं होती। और जैसे जैसे ये एहसास आपको होते चले जाएगा, आपके पास धीरज आते चले जाएगा, आपके पास शांति आते चली जाएगी, आप दुनिया को औरों के मुकाबले ज्यादा देख पाएंगे, ज्यादा महसूस कर पाएंगे और उसके प्रति ज्यादा संवेदन होकर के अपनी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस के जरिए ये किताब निकल करके आई। एक चीज और मतलब आपने बहुत सारा काम किया है बच्चों के साथ, खास तौर से अगर मैं चकमक की बात करूं, चकमक के अलावा भी बहुत सारी आपने वर्कशॉप की हैं बच्चों के साथ। अब तो खैर बड़े लोगों को भी आप सिखा रहे हैं, मतलब युवा साथियों को कविताएं लिखना निम्बोली के माध्यम से। लेकिन इस कविता संग्रह में एक बच्चों के लिए कविता होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, ऐसा क्यों? वो ऐसा आपको लगता है कि बच्चों के लिए इसमें कोई कविता नहीं है? हाँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तुकबंदी कर देंगे तो बच्चों की कविता हो जाएगी। हाँ। या कुछ उपदेश देने वाली कविता लिख देंगे तो बच्चों की कविता हो जाएगी। इसमें बहुत सारी कविताएं बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या पेड़पन जिस कविता के बारे में बात कर रहा था वो बच्चों के लिए नहीं है? क्या इच्छा जो है वो बच्चों के लिए नहीं है? क्या कितने मन थे वो बच्चों के लिए नहीं है? तो ये देखने वाले के ऊपर है कि किस चीज को वो मानता है कि बच्चों की कविता है और किस चीज को वो मानता है कि बड़ों की कविता है। तो इसमें आप उस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो जरूर इसमें आपको कविताएं दिखेंगी। बहुत सीधे सीधे तौर पे नहीं दिखेंगी, क्योंकि मेरा जो मानना है, मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ वहां पर बच्चे इस दुनिया के अलग पाठक नहीं। तो जब ये किताब वो उठा करके पढ़ेंगे, मान लीजिए उनके हाथ में आई ये किताब, कुछ पन्ने वो पलटेंगे तो कुछ ना कुछ अपने लिए भी वो पाएंगे ही पाएंगे। नहीं, जैसे एक बात की जाती है ना कि बच्चों का मतलब क्योंकि बच्चों की इतनी सारी पत्रिकाएं चल रही हैं, या फिर अब एकता राय या एकलव्य को ले लीजिए, पूरे प्रकाशन संस्थान चल रहे हैं। तो मैं उस नजरिए से बात कर रहा हूँ आपसे इस बारे में कि वो मतलब वो शायद बच्चों के लिए, मतलब मेरे नजरिए से शायद वो बच्चों के लिए ना हो, लेकिन आपका भी एक नजरिया है और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बच्चों के लिए काम आपने किया है, मैंने तो नहीं किया है। खैर, बच्चों के लिए कहानी संग्रह जरूर आगामी योजना में है जी। तो इसके अलावा भी जो आप जहाँ पर आप देख रहे हैं रंग संवाद के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आप अभी RNTU में रंग संवाद मैगजीन जो है उससे जुड़े हुए हैं, और तो बतौर सह संपादक है ना। तो एक तो अपना काम मुझे थोड़ा सा समझाइए, और किस तरह की मैगजीन बनाने में, मतलब आपका उसमें किस तरह का योगदान रहता है, और संपादक सह संपादक होने के नाते आप संपादक जो मुख्य संपादक हैं, क्या उनसे अपने लिए जगह छीन पाते हैं उस मैगजीन में? तो वो मतलब जो आप करना चाहते हैं उसमें, क्या वो सह संपादक की भूमिका में होते हुए कर पाते हैं? तो पहले तो मैं पत्रिका के बारे में बता दूं। रंग संवाद एक त्रैमासिक पत्रिका है और हिंदी में कला और संस्कृति पर बात करने वाली मुझे लगता है बहुत कम पत्रिकाएं हैं। तो रंग संवाद उनमें से एक है, जो पिछले 10-15 सालों से निरंतर आ रही है, प्रिंटेड फॉर्मेट में आ रही है। एक तो ये रंग संवाद की बात। हम इसे टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र के अंतर्गत निकालते हैं। अब आपका जो सवाल है बड़ा वाजिब सवाल है कि एक संपादक के साथ हो करके जो सहायक संपादक होता है वो अपना कितना उसमें योगदान दे सकता है, या अपनी कितनी लिबर्टी उसको मिलती है और कितनी। तो ये ना बड़े मजे का काम है दरअसल, जब आपके साथ एक मेंटर हो चीफ एडिटर के तौर पे, और सौभाग्य से वो हमारे एडिटर इतने कमाल हैं कि हमारी सारी बातें पहले सुनते हैं, फिर अपना एनालिसिस करते हैं और फिर उसमें से कुछ चीजें निकाल करके वो हमारे सामने रखते हैं। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो इसको ऐसा देखें, तो इसमें से इतना कुछ किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर जो बातचीत का जो माहौल है वो बहुत खुला हुआ है। अगर उनका
कहा हुआ, उनका संपादित किया हुआ, या मान लीजिए हम कवर बना रहे हैं पत्रिका का, और उनके दिमाग में कोई कवर है, उन्होंने कहा यार इसको बना करके देखते हैं, मान लीजिए वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं उनसे कह सकता हूँ, इतनी मुझे छूट है कि सर नहीं मजा आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, कुछ और ट्राई करते हैं। तो वो इस बात को नोट करते हैं, दर्ज करते हैं, और फिर बोलते अच्छा नहीं मजा आ रहा, चलो कुछ और करते हैं, अभी देखो फिर मजा आएगा। तो ये प्रोसेस मजेदार हो जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के, उनका विनय उपाध्याय जी का बहुत लंबा समय का अनुभव है, वो इस फील्ड में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत व्यापक दृष्टि के साथ वो काम करते हैं। तो अब मैं आया हूँ, मैं एक अलग दुनिया से आया हूँ, ये कह लीजिए, मेरे अनुभव अभी उतने नहीं, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें या यूं देखें कि चिल्ड्रंस लिटरेचर के बैकग्राउंड से मेरा आना होता है, तो मेरे दिमाग में और अतरंगी आइडियाज होते हैं बहुत सारे चीजों को लेकर के। तो जब ये अतरंगी आइडियाज उस अनुभव के साथ मिलते हैं, तो कुछ नया एक रूप वो लेकर के निकलते हैं कोलैबोरेशन में। तो बहुत छूट है और बहुत जगह छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपनी बात रखने की बात होती है बस। और अच्छी बात यह है कि बात सुनी जाती है और उस पे हम दोनों मिलकर के काम करते हैं। तब जाकर के रंग संवाद के जब आप अंक देखेंगे, उनका स्वरूप देखेंगे, उसका लेआउट देखें, डिजाइन देखें, उसका कंटेंट देखें, तो सब कुछ आपको बहुत सधा हुआ, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे स्तर पे तो बहुत सधा हुआ है। तो वो इसी कोलैबोरेशन के थ्रू आता है। कुछ बात उनकी रखी जाती है, कुछ बात मेरी रखी जाती है, फिर कुछ बात उनकी काटी जाती है, कुछ बात मेरी काटी जाती है। तो यूं एक कोलैबोरेशन के तहत ये काम होता है। तो और इसमें बहुत आनंद होता है जब किसी बहुत अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य आपको मिलता है और वो आपके आइडिया का स्वागत करता है, तो उसमें फिर और मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। चला रहे हैं निम्बोली नाम की एक ऑनलाइन वर्कशॉप, काफी समय से मैं देख रहा हूँ। तो निम्बोली के साथ आप अभी कितने लोगों को तैयार कर चुके हैं, मतलब कभी बना चुके हैं, एक तरीके से मैं पूछना चाहूंगा। हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली निम्बोली की वर्कशॉप्स, पोएट्री वर्कशॉप्स और स्टोरी राइटिंग वर्कशॉप्स, बेसिकली लोगों को थोड़ा सा इस तरफ लेकर के आना कि आप कॉन्शियसली राइटिंग की तरफ कैसे आ सकते हैं, राइटिंग को कैसे, राइटिंग एज एन आर्ट फॉर्म को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी दुनिया में कैसे शामिल हो सकते हैं और उसके इर्द गिर्द क्या संभावनाएं आपकी बन सकती हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सेशंस करके समझाने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वो वर्कशॉप अटेंड कर लेंगे तो कल को एक बड़े लेखक बन जाएंगे, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। या एकदम वर्कशॉप करने के बाद आप लिखना शुरू कर देंगे, बहुत समय से आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने वर्कशॉप अटेंड कर ली तो आप अगले ही पल से लिखने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पूरी प्रोसेस है लेखन की दुनिया की, अगर मैं बात करूं तो हमारा प्रोग्राम उस दुनिया के दरवाजे खोलने का काम करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लिखना चाहता है और उसे कोई अंदाजा नहीं है इस बात का कि कैसे लिखा जाए, शुरू कैसे किया जाए, किससे, बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि लोग लिखना शुरू करते हैं, लिखते जाते हैं, बट उनको कोई फीडबैक नहीं मिल पाता, तो वो उनके पास ये जद्दोजहद होती है कि किससे हम वेरीफाई कराएं कि कोई हमको अच्छा फीडबैक दे दे, तो हम क्या कमियां रह गई हैं, क्या खामियां हैं, वो उसमें हम सुधार कर सकें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिले। तो ऐसे लोगों का हम एक बैच बना लेते हैं ऑनलाइन और फिर सेशन दर सेशन हम उन पर अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू हम उनसे बातचीत करते चलते हैं और ये बताते हुए चलते हैं कि जो भी आप लिख रहे हैं उसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है और क्राफ्ट दरअसल क्या है, टेक्निक्स क्या है। तो वो सारी चीजें हम करने की कोशिश करते हैं। करीबन पिछले 3 सालों से ये रेगुलर चल रहा है। अगर लोगों की बात करें तो 300-400 लोग इस प्रोग्राम को कर चुके हैं और उनकी एक कम्युनिटी है, वो आपस में लिखते पढ़ते और बहुत सारी लेखन और पाठन से जुड़ी हुई चीजें आपस में साझा करते चलते हैं। तो बेसिकली एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई है। इसके अलावा भी आपने उसी नाम से, निम्बोली के नाम से प्रकाशन भी शुरू किया है कुछ समय पहले। उस प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे तो कुछ लोगों को पता लगेगा कि जो क्यों प्रकाशन की जरूरत पड़ी। पहली बात तो ये,
क्योंकि प्रकाशन तो वैसे ही इतने सारे हैं। तो आपके प्रकाशन ने ऐसा नया क्या कर दिया, या फिर ऐसा क्या नया करने वाला है कि आपको प्रकाशन खोलने की जरूरत पड़ी? हाँ, तो प्रकाशन हमारी कभी योजना नहीं थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम प्रकाशन शुरू करेंगे। निम्बोली वर्कशॉप्स के दौरान ही जो लोग वर्कशॉप में बतौर पार्टिसिपेंट्स आए, उनमें से कुछ लोगों ने जो पहले से भी लिख रहे थे, बट उनको एक थोड़ा सा एक माहौल चाहिए था, तो हमारे साथ वो जुड़े। तो उसमें से कुछ लोग थे जिनके पास कंटेंट था, कि उनके पास इतनी कविताएं हैं कि किताब के रूप में आ सके, लेकिन उनको पब्लिशिंग का कोई अंदाजा नहीं, कोई आइडिया नहीं। और वो क्योंकि अलग अलग कंपनीज में अलग अलग प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो इतनी फुर्सत भी नहीं है कि खुद से अप्रोच करके उस समय में उसको उस सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके और समय दे सके अपना। तो उस ऐसे कुछ लोगों ने हमें जब कहा कि यार, सब आप जानते हो, पूरी इंडस्ट्री को यूं समझ रहे हो, पिछले 8-10 सालों से आप देख रहे हो, तो आप अपना ही क्यों नहीं शुरू करते, या निम्बोली अब एक संस्था बन गई है, वर्कशॉप आप करें, तो क्यों नहीं आप हम लोगों को पब्लिश करते हो, आप ही क्यों नहीं करते? तो मुझे लगा कि हाँ, कर तो सकते हैं। तो यूं पहली किताब गौरव की हमने की, आफतनामा। और गौरव ने ही हमको इस काबिल बनाया कि हम इस किताब को छापने के बारे में सोच सकें। उसने बहुत बहुत एफर्ट डाले। मैं बहुत मना करता रहा कि नहीं यार, इस इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, अभी बहुत समय है, बहुत सीखना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, करते हैं। तो ऐसे वो फिर किताब बनी, और उसके बाद फिर और भी लोग जब जुड़े वर्कशॉप के थ्रू ही, तो फिर उनकी फिर किताबें हम लोग लेकर के आए, किताबों पर यूं काम करना शुरू हुआ। निम्बोली के ही कुछ 4-5 ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बतौर पार्टिसिपेंट जुड़े थे, तो वो अब हमारे सहायक हो गए। उसमें से कुछ लोगों को हमने ट्रेन किया, और पब्लिशिंग इंडस्ट्री के थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर्स और कुछ काम करना सिखाया, कंटेंट पर काम करना सिखाया। तो ऐसे एक छोटी सी 3-4 लोगों की टीम बन गई। तो उसी कम्युनिटी के अंदर रहते रहते हमने एक प्रकाशन छोटा सा वहां पे स्टैब्लिश कर लिया। उसी कम्युनिटी के लोग अप्रोच करके उस प्रोसेस में शामिल होकर के लिख रहे हैं, और जिसके पास भी ऐसा कंटेंट तैयार हो जाता है कि हाँ, अब इसकी किताब प्रकाशित की जा सकती है, तो फिर वो प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं और फिर उनकी किताब आ जाती है। तो एक कम्युनिटी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है वो दरअसल। तो यूं प्रकाशन में आना हो गया। किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। किताब की यात्रा लंबी हो, इसके लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो मेरे साथ ये थे मुदित श्रीवास्तव, और इनकी जो किताब है तभी हमने अपना पेड़पन खो दिया, ये जितने धैर्यपूर्वक तरीके से लिखी गई है, उतने ही धैर्यपूर्वक तरीके से आपके द्वारा पढ़ी भी जाए, ऐसी मेरी कामना है। और आप सब लोग इसे मंगवाइए। मुदित जी बहुत धैर्यपूर्वक जवाब भी देते हैं, तो अगर आप बातचीत सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप ये किताब मंगवा ही लेंगे। तो आप जरूर मंगवाएं और जरूर पढ़ें।